चीज क्या होता है कि हम लोग, हर इंसान दुनिया में जो आया है उसे कुछ ना कुछ करना है, जिंदा रहने के लिए कुछ करना है ना। जो चीज हम लोग रोज करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? तो एवरीथिंग व्हाट वी डू टू लिव इज नोन एज एक्टिविटी। जीने के लिए जो जो काम कर रहे हैं हम लोग, सारी चीजें क्या है? एक्टिविटी है ना। एक्टिविटी भी दो तरह का होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जब आप कोई चीज एक्टिविटी काम कर रहे हो टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं, राइट। और वो क्या होता है? उसको एक्टिविटी बोला जाता है, ऐसे में कि नहीं है। सो यहां पे जो भी इंसान, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं, राइट। तो यहां पे भी हम लोग वही चीज अभी डिस्कस करेंगे, ऐसे में कि नहीं है। तो जैसे मान लो, यहां ध्यान दो बेटा, एक इंसान है, यहां देखो एक बंदा है, यहां तुम्हें दिख रहा होगा, एक इंसान है, इसने एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। ये बिजनेस स्टार्ट करेगा, है ना, और जो भी काम करेगा बिजनेस को रन करने के लिए, तो ही इज अ पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका नाम है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, इसे बोलोगे बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहला काम बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, क्या करता है? इन्वेस्ट करता है कैश। मान लो इसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 2 लाख रुपए बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाए। ये क्या हो गया? बिजनेस हो गया। तो एक हो गया तुम्हारा बिजनेसमैन और एक हो गया बिजनेस। अब ये जो बिजनेसमैन और बिजनेस को हम लोग एक समझेंगे क्या कि दो अलग अलग इंसान हैं, तो ट्रीट देम लाइक अ 2 डिफरेंट पर्सन। दो अलग अलग इंसान क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनको हम दो अलग अलग ही ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया कि द बिजनेसमैन एंड द बिजनेस हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी बेटा, इनको दोनों का अपना अपना अलग पहचान है। बिजनेस जो कर रहा है वो अलग है और ये बिजनेसमैन अलग है, समझ में कि नहीं? तो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे लगाए। हमेशा तुम्हें देखना है कि ये एक इंसान है और ये दूसरा एक इंसान है, ठीक है ना। तो बिजनेस जो होता है इसको बोलते हैं एक आर्टिफिशियल बॉडी। आर्टिफिशियल बॉडी, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया इसे दोनों को अलग अलग हमें समझना है ना। तो एक आर्टिफिशियल बॉडी है। नाउ यहां पे जो भी बिजनेस होगा, जितने भी लेन देन बिजनेस में किए जाएंगे, वो सब किसके बुक में होगा? बिजनेस के लिए होगा। बिजनेसमैन के लिए पर्सनली कुछ नहीं रिकॉर्ड करना है हमें जो भी रिकॉर्ड करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। तो आज जब तुम अकाउंट सीख रहे हो, तो आज नहीं कल तुम्हें एक अकाउंट्स का नॉलेज हो जाएगा। तो जब तुम अकाउंटेंट अगर बनते हो या तुम अगर आगे जाके सीए करते हो, तो तब जब भी तुम अकाउंट्स मेंटेन करोगे बेटा, तो हमेशा वो अकाउंट मेंटेन होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हमेशा तुम्हें अकाउंटेंट बनना है बिजनेस का, बिजनेसमैन का नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए काम करना है। जब बिजनेसमैन ने बिजनेस को 2 लाख रुपए लगाए, तो मैंने कहा दोनों अलग अलग इंसान हैं। तो एक तरह सोचो कि ये जो बिजनेस एक आदमी है और बिजनेसमैन दूसरा आदमी है। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को 2 लाख रुपए दिए, तो अब देखो बिजनेस के पास कितने रुपए आ गए? 2 लाख रुपए बिजनेस के पास अभी पहुंच गए हैं, है ना। और बिजनेसमैन ने जो बिजनेस को पैसे लगाए, आज नहीं तो कल बिजनेस इसको वापस करेगा, राइट। इसको कैपिटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे लगाता है तो बेटा उसको बोला जाता है कैपिटल, राइट। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसे दिए, जिसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और ये जो कैपिटल बिजनेस में 2 लाख लगा है, आज नहीं तो कल ये बिजनेसमैन को वापस करना है। क्योंकि मैंने कहा है बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो ये पैसा इससे उधार लिया है और आज नहीं तो कल वापस करेगा। समझ में आ कि नहीं है? तो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी बिजनेस में बिजनेसमैन पैसा लगाता है तो उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। अब देखो यहां बिजनेस के पास 2 लाख रुपए आ गए। अब बिजनेस स्टार्ट करने की टाइम आ गई। 2 लाख रुपए बिजनेस के पास है, तो बिजनेस क्या करेगा? पूरा पैसा अपने हाथ में रख के नहीं घूमने वाला। तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस के लिए एक अकाउंट खोलेगा। जाके उसने बिजनेस ने अकाउंट खोला और वहां जाके बैंक में
कुछ पैसे बिजनेस ने जमा कर दिए, राइट। बैंक में अकाउंट खोला बिजनेस ने, बिजनेस के पास 2 लाख रुपए आए थे, उसने कुछ पैसे निकाले और ले जाके बैंक में जमा कर दिया। कुछ पैसे बिजनेस ने अपने पास रखा जिसको बोलते हैं कैश, कैश। तो बिजनेस ने अपने कुछ पैसे अपने पास कैश में रखा। आया समझ में कि नहीं है? क्लियर है एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? तो यहां तक तो सबको समझ में आया है। और तुम लोग चले जाओ, अच्छा अंदर वाले रूम में, पीछे मत धक्का देना, ठीक है? आराम से, उसको मत छुओ, बैग उसको मत बेंच छुओ, अंदर चले जाओ, जो वहां बैठ जाओ, ठीक है बच्चों? तो यहां तक तुमको सबको समझ में आ गया है कि बिजनेस के पास 2 लाख आए, बिजनेस ने क्या किया, पहले 2 लाख रुपया लिया, उसमें से कुछ पैसे निकाल के बैंक अकाउंट खोल लिया, बिजनेस ने बैंक अकाउंट खोल लिया। उसके बाद कैश में कुछ पैसे रखे अपने पास, है ना? तो बिजनेस के बाद बैंक में पैसा आ गया, कैश में भी कुछ पड़ा हुआ है, राइट। बिजनेस ने सोचा कि भाई हमें बिजनेस करना है, तो हम लोग रास्ते में तो बिजनेस करेंगे नहीं, तो बिजनेस ने क्या किया, एक बिल्डिंग खरीद लिया ताकि वो बिजनेस का ऑफिस खोल सके। तो उसने क्या किया, एक बिल्डिंग खरीद लिया। बिजनेस को मालूम है कि हमको कार वार का भी जरूरत पड़ेगा, कहीं कहीं जाना पड़ेगा, तो एक मोटर कार भी बिजनेस ने खरीद लिया, राइट। मोटर कार खरीद ली। बिजनेस ने जब बिल्डिंग खोल लिया, ऑफिस बना लिया, तो उसमें सजाने के लिए फर्नीचर भी खरीद लिया, राइट। तो बिजनेस ने क्या किया, फर्नीचर भी खरीद लिया। समझ में कि नहीं है? तो बिजनेस के बाद बैंक बैलेंस भी आ गए, बिजनेस ने कैश में भी कुछ पैसे रखे। बिजनेस के पास जब 2 लाख रुपए आ गया था, तो उसने क्या किया, एक बिल्डिंग खरीदा ताकि वो बिजनेस का ऑफिस खोल सके जहां से वो बिजनेस करेगा। बिजनेस तो रास्ते में बैठ के करना नहीं है बच्चों, तो उसके लिए क्या किया, बिजनेसमैन ने उसी पैसे से लेकर क्या किया, एक बिल्डिंग खरीद लिया, है ना। फिर उसके बाद बिजनेसमैन ने क्या किया, एक मोटर कार खरीद लिया। फिर क्या किया बेटा, फर्नीचर खरीद लिया। ऐसे में नहीं, तो ये सब पैसे से बिजनेस से खरीद लिया। अब बिजनेस ने देखा कि भाई हमें बिजनेस में फैक्ट्री जब खोलनी है तो मशीन भी लगेगी, तो बिजनेस ने क्या किया, मशीन्स भी खरीद ली। बिजनेस ने क्या खरीदा, मशीन्स भी खरीद ली, ताकि हम फैक्ट्री बनाएंगे तो हमें मशीन चाहिए कि नहीं चाहिए, यस और नो। अब देखो बिजनेस के पास ऑफिस खुल गया है, मशीन्स भी आ गई है, बिल्डिंग भी है, मोटर कार है, ये सारी चीजें आ गई, राइट। अब बिजनेस को लगा भाई ये तो हो गया, चलो अब हमने ऑफिस भी बना लिया, लेकिन प्रोडक्शन कहां करेंगे, उसको प्रोडक्शन करने के लिए भी एक जगह चाहिए, है ना। तो इन्होंने क्या किया, चलो बोला एक फैक्ट्री खोलते हैं। लेकिन अब फैक्ट्री बेटा बिल्डिंग खरीदने में बाकी पैसे चले गए, तो सोचा चलो फैक्ट्री को हम लोग रेंट में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं, रेंट में। तो बिजनेस ने अब क्या किया, फैक्ट्री खोला और उसको रेंट में ले लिया। तो भैया रेंट देना पड़ेगा बिजनेस को, हर महीने रेंट पे करेगा, है ना। और बिजनेस के पास क्या आ गया, फैक्ट्री भी आ गई रेंट के थ्रू, राइट। अब क्या चाहिए फैक्ट्री को बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए, भाई अब चाहिए रॉ मटेरियल। तो बिजनेस ने क्या किया, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल भी कर लिया। क्या कर लिया बेटा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हो गए। अब देखो फैक्ट्री भी हो गई बिजनेस के पास, रॉ मटेरियल भी आ गया। लेकिन रॉ मटेरियल तो अपने आप प्रोड्यूस नहीं होगा, नहीं ना होगा, उसके लिए काम करने वाले लेबर चाहिए, है ना। लेबर को वेजेस देना पड़ेगा। तो बिजनेस ने क्या कर लिया, कुछ लोगों को वेजेस पे लेबर भी रख लिया। तो बिजनेस उनको क्या देगा, वेजेस देगा। तो चलो लेबर भी आ गए, है ना, यस और नो। तो रॉ मटेरियल जो खरीदा गया था, परचेस हुआ था, उस जहां से भी तुमने खरीदा होगा, तो मान लो तुम कलकत्ता में बिजनेस कर रहे हो और तुमने अपने रॉ मटेरियल को आसनसोल से खरीदा है, तो वहां से लाने का भाड़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसको मंगाने के लिए तुमने खर्चा किया, जिसको हम बोलेंगे कैरेज। तो आपने कैरेज भी पे कर दिया बेटा, ये सब आपका हो गया। समझ में कि नहीं है। जैसे ही आपका हो गया, आपका प्रोडक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। प्रोडक्शन क्या होगा बेटा, स्टार्ट हो गया। प्रोडक्शन जब से स्टार्ट हो गया, आपके गुड्स तैयार होने लगे। अब इसको बेचना जरूरी है कि नहीं है, तो बेचने के लिए आपको फिर ऑफिस में स्टाफ चाहिए, है ना। तो आपने ऑफिस में स्टाफ रखा, उनको आपको सैलरी देना पड़ेगा हर महीना, तो सैलरी भी आपको पे करना पड़ा है स्टाफ के लिए, है ना। खाली क्या स्टाफ रख देने से आपका बिजनेस चल जाएगा, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना भी पड़ेगा। जब प्रोडक्ट को बताओगे तो उसमें भी खर्च करना पड़ेगा बेटा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी खर्च किया। तो यहाँ पे आपने लिखा एडवर्टाइजमेंट। आया समझ में कि नहीं है। एडवर्टाइजमेंट भी हो गया, राइट। अब जो एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं, जो तुम्हारे सेल्समैन होंगे, उनको सेल्समैन सैलरी भी दोगे, तो आपको सेल्समैन सैलरी भी देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया सेल्समैन सैलरी, या कमीशन भी हो सकता है बेटा, सेल्समैन कमीशन या सैलरी कुछ भी हो सकता है। समझ में कि नहीं है। आपने ये भी रख लिया। अब ये सेल्समैन क्या पैदल तो जाएंगे नहीं, बहुत जगह उनको आपको ट्रैवलिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, उसका भी भाड़ा लगेगा। तो आपने
ट्रैवलिंग चार्जेस भी दिए। क्या दिया बच्चा? ट्रैवलिंग चार्जेस, ठीक है ना। अब देखो आपका बिजनेस बेटा चलने लगा। हो सकता है जो लोग कस्टमर तुमने देखा ट्रैवलिंग होने लगी, है ना, तुम्हारे जो ऑफिस स्टाफ आए बोले सर हम लोगों ने ऐड भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी सेल उतना नहीं हो रहा है, सर कुछ और किया जाए जिससे सेल हमारा बढ़े, है ना। तो बिजनेस में बोला अच्छा चलो डिस्काउंट थोड़ा अपने कस्टमर को दो। क्या दो बेटा? डिस्काउंट दो। तो बिजनेस ने क्या किया? अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करना चालू कर दिया, डिस्काउंट अलाउड। तो इससे भी बिजनेस का सेल बढ़ेगा। तो ये सारे चीजें बिजनेस करने लगा। आया समझ में कि नहीं है? क्लियर? आया समझ में बच्चों? अब देखो बिजनेस चल पड़ा। अब बिजनेस जब चल पड़ेगा बेटा तो बिजनेस में सेल होगा कि नहीं होगा? ये बिजनेस आप कर रहे हो क्यों? कुछ कमाने के लिए, है ना। तो अब बिजनेस में क्या आएगा बताओ? ये सब करने के बाद बिजनेस में क्या होगा? अब बिजनेस में सेल चालू हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिजनेस के सेल्स आने चालू हो गए, राइट। तुम्हारे पास पैसे भी आने लगे। जब आप सेल करोगे तो क्या करोगे बेटा? बैंक में पैसे रखने तुम्हारे पास पैसा आना चालू हो गया। जब आपने सेल किया बिजनेस में तो क्या होगा? पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तेरे पास इतने पैसे आने लगे कि भाई ऑफिस में रख नहीं सकते, तुमने उस पैसे को कहां रख दिया? बैंक में रखा। तो बैंक तुझे क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। तो बैंक से तुम्हें इंटरेस्ट भी आने लगा बेटा, राइट। तो इंटरेस्ट रिसीव हो गया, है ना। तो इंटरेस्ट रिसीव यहां पे लिखोगे, समझ में कि नहीं है? बैंक से तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलने लगा, राइट। अब देखो तुम्हारा बिजनेस ग्रो करने लगा, है ना, तो तुम्हें और ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ा, तो तुम रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा खरीदने लगे। तो जब रॉ मटेरियल बिजनेस ज्यादा खरीदेगा तो ज्यादा सामान खरीदने की वजह से, रॉ मटेरियल खरीदने से तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिजनेस को और क्या मिल गया बेटा? डिस्काउंट रिसीव मिलने लगा। समझ में आया कि नहीं है? क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आया कि नहीं है? यहां तक समझ में आया बेटा? अब सुनो, अब थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताते हैं, ध्यान देना। तुम्हारे पास जैसे ही पैसे आए थे, राइट, तुमने उस पैसे को बैंक में रखा, है ना। कैश, बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, ये सब जो आपने बिजनेस के खरीदे, है ना, ये सब आपके क्या है? एसेट्स हैं। इन सबको क्या बोलते हो आप? एसेट्स बोलते हो। तो ये आपके बेटा क्या हो गए? एसेट्स हो गए। आपने बिजनेस में जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, ठीक है ना, कोई भी चीज आप बिजनेस में खरीदते हो या आपके बिजनेस में कुछ भी ऐसा चीज है जहां से फ्यूचर में आपको क्या मिल सकता है? पैसे आ सकते हैं, वो सारी चीजें को क्या कहा जाता है? एसेट्स। अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं, यहां ध्यान देखो। एसेट्स अभी हमने बोला बेटा, एसेट्स क्या है? एसेट्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। एसेट्स का मतलब होता है एनीथिंग इन बिजनेस which hold some value in cash in future is known as assets। इसका मतलब समझो बेटा, बिजनेस में आपके पास कोई भी ऐसा चीज हो या जहां से फ्यूचर में आपको पैसे मिल सकते हो, वही बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। बिजनेस के पास बिल्डिंग है, बेच के पैसे आ सकते कि नहीं आ सकते? बिल्डिंग के पास बेटा फर्नीचर है। देखो बिजनेस के पास मशीन है, अगर बिजनेस बेचेगा फ्यूचर में तो पैसा मिल सकता है कि नहीं? बैंक में पैसे रखे हैं, वहां से फ्यूचर में पैसा आ सकता है कि नहीं आ सकता है ना। ये जो तुम्हारा कैश रखा हुआ है वो भी पैसा ही है। अगर तुम्हारे पास बिल्डिंग है, उसको फ्यूचर में बेचोगे तो इट होल्ड सम वैल्यू इन कैश और नॉट, जब भी चाहोगे फ्यूचर में आपको पैसे मिल सकते हैं, है ना। मोटर कार है, उसको भी बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। मतलब जो भी चीजें बिजनेस में आपके हैं जिसके अंदर कुछ वैल्यू हो कैश का, वो सारी चीजें क्या है? एसेट्स हैं। मतलब एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस के लिए जो भी प्रॉपर्टी है वो सब बिजनेस के लिए बेटा एसेट्स है। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया क्या होता है एसेट्स? एसेट्स के बाद आता है बेटा ये जो आप देख रहे हो, बिजनेस को चलाने के लिए आपको जो खर्चे, जो अमाउंट आपको रेगुलर बेसिस में खर्च करने पड़ते हैं, जो बिजनेस को रन करने के लिए जो अमाउंट आपको रेगुलर बेसिस में करने पड़ते हैं, जो बार बार खर्च करने पड़ते हैं, उसे क्या बोलते हो आप? उसे बोलते हो एक्सपेंसेस। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिसिटी भी होगा क्योंकि फैक्ट्री ऑफिस चलेगा कैसे, तो यहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो। समझ में कि नहीं है? तो एक्सपेंसेस है बेटा क्या चीज?
जो आप बार बार बिजनेस में रन करने के लिए, अगर आपको बिजनेस को कंटिन्यूसली चलाना है, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, रन करने के लिए, जो आपको बिजनेस में बार बार करता रहना हो, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। अब बताओ, रेंट आपको हर महीना देना है कि नहीं देना है बेटा? आप बताओ, परचेस बार बार करोगे कि नहीं? आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उससे प्रोडक्शन किया, वो बिक गया, फिर रॉ मटेरियल मंगाओगे, तो बार बार आपको रॉ मटेरियल मंगाना है कि नहीं मंगाना है? या एक बार मंगा के रुक जाना है? बार बार मंगाने हैं, राइट? तो आपको परचेस बार बार करना होगा। स्टाफ को, जो तुम्हारे लेबर यहाँ काम करेंगे, उनको हर महीने वेजेस दोगे कि नहीं दोगे? बताओ, सैलरी हर महीना दोगे स्टाफ को कि नहीं? भाड़ा बार बार लगेगा। एडवर्टाइजमेंट एक बार तो नहीं करके रुक जाओगे, एक बार करने के बाद 10 साल तक एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, ऐसा है क्या? You have to do again and again, right? सेल्समैन को कमीशन देना है, ट्रैवलिंग चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे एक्सपेंसेस, ये जो आप अमाउंट स्पेंड करते हो, रेगुलरली करते हो, राइट? रेकरिंग बेसिस में करते हो, ताकि आप बिजनेस को रन कर सको, है ना? इसके बगैर क्या बिजनेस चल सकेगा? क्या स्टाफ को तूने 1 महीना सैलरी दे दिया, उसके बाद बोला पूरा साल काम करो, ऐसा करेगा काम क्या? अगर तुमने स्टाफ को 1 महीना सैलरी दे दिया, बोला पूरा साल करना, 1 महीना सैलरी देगा, तो कभी तो स्टाफ काम नहीं करेगा, तो बिजनेस कैसे चलेगा? तुमने एक बार रॉ मटेरियल खरीद लिया, दोबारा फिर खरीदोगे नहीं, बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसीलिए बेटा एक्सपेंसेस क्या है? बिजनेस में जो अमाउंट आपको रेगुलर बेसिस में, रेकरिंग इन नेचर, जो बार बार खर्च करना हो, उसे क्या बोलते हो? एक्सपेंसेस बोलते हो। ऐसे में कि नहीं है? तो एक्सपेंसेस क्या है? यहां देखो, एक्सपेंसेस अमाउंट spent by business on regular basis, regular या recurring बोल सकते हो। recurring मतलब जो बार बार हो, recurring basis, amount spent by business on regular or recurring basis is known as expenses। मतलब जो आप खर्चे बार बार करते हो, रेगुलर बेसिस में करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। आया समझ में कि नहीं है? अंडरस्टूड ना? क्लियर है? अब देखो बेटा, ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, है ना? पहला क्या देखा तुमने? पहले देखा बेटा एसेट्स क्या होता है ना? एसेट्स क्या है बिजनेस के बाद बेटा? जो भी प्रॉपर्टीज है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, मोटर कार, एसेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, है ना? ये सब क्या है? आपका एसेट्स है। जैसे एक डेटर भी बिजनेस के लिए एसेट होता है। क्या होता है? डेटर का मतलब जिसको सामान तुम उधार में बेचते हो। आज मान लो तुमने कस्टमर को उधार में बेचा, क्रेडिट में बेचा, आज तूने उसे बेच दिया सामान, 2 महीने बाद वो पैसे देगा, तो बताओ 2 महीने बाद तुम्हारा पैसा उससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम्हारे पैसे उसके पास पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए हैं? इसलिए डेटर को भी क्या बोलते हो बेटा? एसेट्स बोलते हो। ऐसे में कि नहीं है? अच्छा, तो ये हो गया एसेट्स। एक्सपेंसेस क्या है? बिजनेस को चलाने के लिए जो अमाउंट आपको रेगुलर बेसिस में खर्च करने हैं, बार बार खर्च करने हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। जो करते रहना होगा, एवरी टाइम, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन करते रहोगे। एक बार करने के बाद रुक जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो अगर एक बार करके रुक जाओगे तो बेटा बिजनेस भी रुक जाएगा। समझ कि नहीं है? आपको बार बार करते रहना होगा। समझ में कि नहीं है? तो ये बिजनेस को रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस, जो अमाउंट रेगुलर बेसिस में, रेकरिंग इन बेसिस में खर्च करने पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब देखो, ये जो आपने एसेट्स में खर्च किया है ना, एसेट्स में जो आप कर रहे हो, बार बार तो नहीं खरीदते। क्या आप बताओ, अपने फैक्ट्री में मशीन एक बार खरीदोगे या रोज मशीन खरीदोगे? हर महीने तो मशीन खरीदोगे नहीं, हर महीने मोटर कार नहीं खरीदोगे, हर महीने फर्नीचर नहीं खरीदोगे, है ना? तो आपकी जो एसेट्स होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, आप साल में, 2 साल में एक बार खरीदते हो, 4 साल में एक बार खरीदते हो, और वो लॉन्ग पीरियड तक रहती है, राइट? और एसेट्स का मतलब ही होता है उसके अंदर में आपका कैश इन्वॉल्व है, मतलब जिसके अंदर में कैश का वैल्यू इन्वॉल्व हो और जहां से फ्यूचर में आपको कैश मिल सकता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। मैंने अभी कहा था बेटा, बिल्डिंग को बेच दोगे फ्यूचर में तो पैसे मिल जाएंगे ना। लेकिन यहां पे देखो, तुमने अपने स्टाफ को सैलरी दी, क्या 2 महीना बाद उससे बोलो सैलरी वापस दो? क्या देगा तुम्हारा? क्योंकि ये जो तुमने खर्च कर दिया वापस आने वाला नहीं है। तुमने अपने स्टाफ को वेजेस दे दिया, अच्छा 2 महीना बाद फिर जाके बोला अच्छा मेरा पैसा दे, देगा क्या? नहीं ना। तुमने अपना स्टाफ को 1 साल तक सैलरी दिया है, राइट? 1 साल बाद अपने स्टाफ को बोलो अच्छा तुम एक काम करो, मेरा सारा सैलरी वापस कर दो, क्या देगा? मतलब ये यहां जो आप अमाउंट स्पेंड कर देते हो, रिटर्न कैश में नहीं आ सकता। लेकिन यहां जो आप पैसे इन्वॉल्व करते हो, जो भी आप चीज खरीदते हो, इसके अंदर में पैसे इन्वॉल्व हैं, मतलब पैसे तुम्हारे हैं उसके अंदर में, आज नहीं तो कल उससे पैसा रियलाइज हो सकता है। उसी हम लोग को बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं बेटा एसेट्स बोलते हैं। ऐसे में नहीं है? क्लियर?
तीसरा पॉइंट में आ जाओ बेटा, ये आपने जो देखा यहां पे देखो, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं इनकम। क्या बोलते हो? इनकम। इनकम मतलब रेवेन्यू। बिजनेस जब आप करते हो, है ना, तो बिजनेस किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए, है ना। तो बिजनेस के लिए क्या है? ये इनकम है। आप बिजनेस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव इज द बिजनेस। बिजनेस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग इज द मोटिव ऑफ द बिजनेस। ये सुनो, आप बिजनेस किस लिए करते हो? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए करते हो, है ना, इनकम कमाने के लिए करते हो। तो बिजनेस के लिए इनकम क्या है? सेल्स, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। अगर बैंक में आपके पैसे रखे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है ना, सेल्स आपने किया, डिस्काउंट रिसीव हुआ। अगर मान लो आपको कोई कमीशन रिसीव हो रहा है, तो ये भी इनकम है ना। तो ये आपके हो गए इनकम। ऐसे में नहीं है। तो हमने सीखा बेटा एसेट, एक्सपेंस, और हमने सीखा इनकम। अब आते हैं लायबिलिटी। अब हमको सीखना है लायबिलिटी। अब यहां पे देखो, जब हम बात करते हैं लायबिलिटी की, यहां देखो बेटा, ये बिजनेसमैन अलग है, बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग है, मैंने पहले बोल दिया है ना। अब देखो, बिजनेसमैन ने बिजनेस को 2 लाख रुपए दिए, ये पैसा बाद में बिजनेस इसको वापस करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो। इसीलिए कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरह से लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी है। अच्छा, मान लो बिजनेस को और पैसे की दरकार है, तो ये बिजनेसमैन ने अपने दूसरे फ्रेंड से बोला, उसने कहा देख भाई, इस बिजनेस को पैसे की दरकार है, तुम 2 लाख रुपया दे दो या 1 लाख रुपया दे दो। तो बिजनेसमैन के फ्रेंड ने, किसने दिया बेटा? ये फ्रेंड है। इस फ्रेंड ने भी बिजनेस को 2 लाख रुपए दिए। कितना रुपया दिया? 2 लाख रुपए। बट बाद में ये फिर वापस मांगेगा कि नहीं मांगेगा? इसको बोलते हैं लोन। एंड लोन क्या है? ये भी लायबिलिटी है ना। मतलब जो चीज फ्यूचर में बिजनेस को किसी को वापस पे करना है, उसको क्या बोलते हो? लायबिलिटी करते हो। एनीथिंग विच इज ओ टू समवन बाय द बिजनेस इज डिफाइंड एज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो भी बिजनेस को किसी को वापस करना है फ्यूचर में, उसको क्या बोलोगे? लायबिलिटी बोलोगे। अगर मान लो इस बिजनेस ने किसी से सामान परचेस किया उधार में, उसको क्या बोलते हो? क्रेडिटर। उसको क्या बोला जाता है बेटा? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर से मान लो बिजनेस ने सामान उधार में खरीदा है, तो आज बिजनेस ने परचेस किया, ध्यान से सुनना, किससे परचेस किया? क्रेडिटर से। तो आज परचेस किया, लेकिन 1 महीने बाद उसको पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? तो क्रेडिटर भी एक तरह से क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? When you need to pay to someone in future is known as liability। जब आपको किसी को फ्यूचर में कुछ पे करना है या पैसे चुकाने हैं, तो उसे आपको क्या बोला जाएगा? लायबिलिटी बोला जाएगा। तो ये आपके लिए क्या हो गया बेटा? लायबिलिटी हो गया। क्या हो गया? लायबिलिटी। तो अभी बताओ मेरे को कि तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया? एसेट्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, लायबिलिटी क्या है। ये 4 चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी होंगी। ऐसे में कि नहीं है? अब देखो, जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ बेटा, तो बिजनेस यहां पे स्टार्ट हुआ, तो देखो कभी रेंट पे किया गया, परचेस हुआ, सैलरी दिया गया, ये सारे लेन देन बिजनेस में हो रहे थे ना। जब भी आप बिजनेस करते हो तो बहुत सारे लेन देन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। तो ये सारे जो लेन देन है, बिजनेस क्या कर रहा है? कुछ ले दे रहा है, कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलो हाँ या ना। इस सारे लेन देन को बेटा कहा जाता है ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हो? ट्रांजैक्शन। समझ में कि नहीं? बिजनेस में जो आप परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ पे कर रहे हो, कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हो, यस और नो। तो आप जो ये पेमेंट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, सारे जो रिकॉर्ड कर रहे हो, पेमेंट, रिसीट, एवरी टाइम यू आर डूइंग, तो ये सारे लेन देन को हिंदी में लेन देन बोलते हैं, और इंग्लिश को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। ऐसे में कि नहीं है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट है बेटा? तुझे आया? चलो ठीक है। अब देखो बेटा, अब मैंने कहा कि जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपको सारे, जैसे मान लो आपने किसी को सैलरी दिया, परचेस ऑफ मशीन किया, परचेस ऑफ बिल्डिंग किया, सेल्स हुआ, सैलरी दिया, ये सारे लेन देन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? उसको क्या बोलते हो? ट्रांजैक्शंस बोलते हो। तो सबसे पहला जो चीज आता है यहाँ पे, ट्रांजैक्शंस आते हैं। तो बिजनेस में जब आप ट्रांजैक्शन पहले यहाँ पे करोगे, मान लो कोई भी बिजनेस जब ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसके बेटा जब भी कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है, उसके कुछ प्रूफ बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? प्रूफ, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। यहां पे लिखा जाएगा सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब देखो, ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट देख रहे हो ना,
मान लो तुमने कहीं पे परचेस किया, तुम लोग याद है मार्केटिंग करने जाते हो, तो जब कहीं मार्केट के मार्ट में गए या किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो याद है तुमको जो जहां से मॉल से खरीदते हो तुम्हें एक बिल देता है कि नहीं देता है, कंप्यूटर से प्रिंटेड, है ना, देता है कि नहीं देता है बेटा? वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, उससे ये पता चलता है कि इतने का तुमने परचेस किया है। तुम्हारे लिए पता चलता है कि तुमने इतने का परचेस किया है, लेकिन बिजनेस को क्या पता चलता है? उसने इतने का सेल किया है, राइट? उसको क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और सोर्स डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? जैसे मान लो सेल्स वाउचर होता है कि नहीं होता है? होता है ना, बोलो। सेल्स वाउचर होता है कि नहीं होता है? ये सब क्या होता है? परचेस इनवॉइस होता है कि नहीं होता है ना? तो ये सारे तुम्हारे वाउचर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जो ट्रांजैक्शंस के प्रूफ है, क्या है? ट्रांजैक्शन के प्रूफ है कि ये पैसे का लेन देन हुआ है, समझ में कि नहीं है? तो ये तुम्हारे एक तरह से बोलोगे एविडेंस बिल है। क्या बेटा? एविडेंस बिल, जिसके थ्रू प्रूव होता है कि बिजनेस में ये ट्रांजैक्शंस हुआ है, समझ में कि नहीं है? और इन सोर्स डॉक्यूमेंट के हेल्प से हम क्या करते हैं? इसे रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हैं। इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इसको बोलते हैं बेटा। अब जब इसको आप रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसी को कहा जाता है जर्नल। आप अभी आगे सीखे हो ना, तुम लोग मालूम है कि जर्नल करना है, हमें जर्नल करना है, पता है कि नहीं पता है? तो बेटा क्या करते हो? पहला ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस जब भी होता है उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जिसको एविडेंस के तौर पे यूज किया जाता है, ताकि हम लोग उसको आगे जाके रिकॉर्ड कर सकें। और जो रिकॉर्डिंग ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड करते हो, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? जर्नल। क्या बोला जाता है? जर्नल। ऐसा समझ में कि नहीं है? जर्नल भी दो तरीके के होते हैं बेटा। जर्नल का एक जनरल जर्नल होता है, ठीक है, और दूसरा होता है स्पेशल जर्नल, ठीक है ना? दो तरीके के जर्नल होते हैं, जनरल जर्नल और दूसरा होता है स्पेशल जर्नल। ऐसा समझ में कि नहीं है? तो देखो ये आपका क्या है बेटा? अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ जर्नल होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना है। यहां पे जर्नल का यहां मतलब क्या है? जर्नल को हम लोग यहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखो आपने यहां पे देखा ट्रांजैक्शंस किया बेटा, ट्रांजैक्शंस के सोर्स डॉक्यूमेंट बनाए गए, उस डॉक्यूमेंट को यूज करके रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं, राइट? जर्नल का मतलब क्या होता है? जब आप ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हो। जैसे क्या होता है? एक मोदी वाला होता है, मोदी वाला क्या करता है? पेपर लेता है बेटा, पेपर में लिखता है 10 रुपए का आलू, 5 रुपए का चीनी, 10 रुपए का गेहूं, 10 रुपए का आटा, 10 रुपए का चीनी, 10 रुपए का सो एंड सो। वो क्या करता है? कोई सिस्टमैटिक वे में नहीं रिकॉर्ड होता। अगर तुम जाओगे और उस मोदी वाले से पूछोगे कि बताओ तुमसे 6 महीना पहले 25 तारीख को तुम्हारा कितना का परचेस हुआ, कितना का सेल हुआ, तो क्या वो बता सकेगा? नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई तरीका नहीं है उसे रिकॉर्ड करने का। वो जस्ट रैंडमली रोज के रोज रिकॉर्ड करता है ना? उसके बाद प्रॉपर रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम नहीं है। बट बिजनेस मोदी वाले की तरह से नहीं चल सकता, समझ में कि नहीं? मोदी खाना जैसे चलाया जाता, बिजनेस वैसे नहीं चलता। बिजनेस में क्या होता है बेटा? हमें ट्रांजैक्शन को इस तरह रिकॉर्ड करना है कि अगर हमें यह जानना हो कि आज से 2 साल पहले 25 तारीख को हमारा कितना परचेस और सेल्स है, तो हम 2 मिनट में निकाल सकें, है ना? ये तभी पॉसिबल है जब आप इन सारे ट्रांजैक्शंस को आप एक सिस्टम में रिकॉर्ड करोगे, समझ में कि नहीं है? इसीलिए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का सिस्टमैटिक तरीका आया, इसीलिए अकाउंटिंग का जन्म हुआ। अकाउंटेंसी जो तुम्हें दिख रहा है ना, अकाउंटिंग क्यों आया? क्योंकि भैया अकाउंटिंग ये आया कि जब आपको हिसाब किताब करने होंगे, सिर्फ हिसाब किताब करने से नहीं चलेगा। हिसाब किताब बिजनेस का रखने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा, एक रूल बनाना होगा, और वो रूल ऐसा बनाना होगा जो बेटा पूरे दुनिया में एक जैसा रूल चलता हो, समझ में कि नहीं है? क्योंकि अगर तुम अलग रूल से बना रहे हो, वो अलग रूल से बना रहा है, सब जितने अकाउंटेंट हैं या जितनी कंपनियां हैं सब अलग अलग तरीके से बनाएंगे, तो क्या हम लोग पता लगा पाएंगे कि हमारा प्रॉफिट सही है कि उन लोगों का प्रॉफिट सही है? नहीं पता लगा सकते।
पता लगा सकते हो क्या? नहीं। तो हमें लिए उसके क्या करने पड़े, हमें एक ऐसा मतलब लोगों को एक ऐसा सिस्टम निकालना पड़ा, एक ऐसा तरीका निकालना पड़ा जिससे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए सिस्टमैटिक मैनर में, ताकि अगर हमें यह जानना हो कि आज से 3 साल 4 साल या पिछला 2-3 साल में हमारा कौन से डेट में कितने का परचेस हुआ, कितने का सेल हुआ, तो हम आसानी से सारे ट्रांजैक्शन को देख सके। अगर तुम ऐसा रिकॉर्ड कर पाओगे तभी तो अपने बिजनेस को कंपेयर कर पाओगे कि बताओ तुम्हारा बिजनेस ग्रो की तरफ जा रहा है या डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, राइट? अगर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर पाओगे तो तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ 5 साल पहले कितना प्रॉफिट था, तो तुम्हारा बता दोगे? नहीं बता पाओगे। अच्छा बताओ 3 साल पहले कितना प्रॉफिट था, तुम्हें पता चल जाएगा, है ना? क्यों कर सकते हो ऐसा? बेटा आपने अकाउंट को उस तरह से बनाया है ना? तो इसीलिए अकाउंटिंग में हमें करना क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और ये क्रोनोलॉजिकल मैनर का मतलब क्या होता है बेटा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। जैसे मान लो आपका ट्रांजैक्शन 1 तारीख को हुआ, तो आप 1 तारीख के हिसाब से रिकॉर्ड करोगे। 1 के बाद कितनी तारीख आती है? 2 तारीख। तो ऐसा नहीं करोगे 1 तारीख लिखी, 15 तारीख को लिखा, फिर 15 के बाद 17 लिखा, 17 के बाद फिर 2 लिखा, ऐसा नहीं लिख सकते। इस तरह से आप रिकॉर्ड नहीं करोगे 1 तारीख, 5 तारीख, 20 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 2 तारीख। ये क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है? नहीं है। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज आपके रिकॉर्ड होने चाहिए ट्रांजैक्शंस के। समझ में नहीं है? तो जब आप डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हो तो हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपके पास प्रॉपर ढंग से अवेलेबल होता है, और जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। समझ में नहीं है? तो मैंने क्या कहा बेटा, ट्रांजैक्शन को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है? एक सिस्टमैटिक मैनर में, जो अकाउंटिंग हमें बताता है, अकाउंटिंग सिस्टम बताता है कि हर ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है। उसी को बोलते हैं हम लोग जर्नल। आया समझ में नहीं है? क्लियर है यहां तक? अब देखो बेटा, जैसे आपके जर्नल में रिकॉर्डिंग हो गई, राइट, आपने डेट वाइज क्या किया, सारे ट्रांजैक्शन रोज के रोज लिख दिए, है ना? लेकिन एक चीज बताओ, जर्नल में जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर बिजनेसमैन आपसे एक दिन आए, मान लो फॉर एग्जांपल यू आर द अकाउंटेंट, आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट हो, क्या हो? अकाउंटेंट हो, और बिजनेसमैन आके तुरंत आपसे पूछे कि अच्छा बताओ, मेरा बताओ कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, या पूछ दे आपसे कि बताओ ये महीना में मैंने कितने रुपए का सेल किया है। अब बताओ 30 दिन हो गए, आप एक दिन में कम से कम हजारों बार, 20 बार सेल किए होंगे, तो महीने में कम से कम नहीं भी तो 1000 बार सेल किए होंगे। अगर बिजनेसमैन आके तुम्हारे सामने बैठ जाए, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, और तुमसे पूछे कि बताओ कितने का परचेस हुआ है पूरे महीना में, क्या तुरंत बता पाओगे? अच्छा तुरंत पूछ दे बताओ कितना रुपए का सेल हुआ है पूरे महीने में, तुरंत बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। अगर तुमसे ये पूछ दे बताओ कि हमने बताओ स्टेशनरी में कितना रुपया खर्च किया, तो तुम्हें क्या करने पड़ेंगे बेटा, सारे ट्रांजैक्शन तो अलग अलग डेट में होंगे, और सारे ट्रांजैक्शन मिक्स होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या ना? इस तरह से समझो, जैसे मान लो एक टोकरी है, क्या है बेटा? एक टोकरी है ना? इस टोकरी के अंदर में, यहां देखो ध्यान से सुनना, इस टोकरी के अंदर में एप्पल है, क्या है? एप्पल, एप्पल भी है, समझे? ये मैं ए करके लिख दे रहा हूं, ये एप्पल है, ठीक है ना? इसमें मैंगो भी है, ठीक है, इसमें बनाना भी है ना? इसके अंदर कैरोट भी है, ठीक है, दिख रहा है? इसके अंदर ओनियन भी है, ओ मतलब ओनियन, इसके अंदर में पोटैटो भी है, राइट, इसके अंदर में लेडी फिंगर भी है, ठीक है, ये सब्जी है, इस टोकरी के अंदर में क्या है? सारी सब्जियां हैं। ऐसे ऐसे करके इसके अंदर में चिली भी है, राइट, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी तो सब्जी इस टोकरी के अंदर में है। अचानक हम तुमसे पूछे बताओ इसके अंदर में कितने आलू हैं, तो क्या तुम पोटैटो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तुमको क्या करना होगा, सारा सब्जी को बाहर निकालना होगा, फिर सब सब्जी को अलग अलग करना पड़ेगा, फिर उसमें पोटैटो को निकाल के काउंट करोगे, तब तुम मुझे बता पाओगे ना? हाँ या ना? प्रैक्टिकल सोचो, अगर तुम्हारे घर में एक टोकरी हो, उसके अंदर में आलू, प्याज, मिर्चा, भिंडी, गोभी सब एक साथ मिक्स करके रख दे, और अचानक हम तुमसे बताओ कितने आलू हैं, तो क्या करोगे? तुम पहले टोकरी से सारा सामान उतार के नीचे रखोगे, और फिर उसमें से आलू अलग से करोगे, फिर एक एक करके काउंट करोगे, तभी तो बता पाओगे कितने आलू हैं, है ना? क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? क्योंकि यहां पे सब मिक्स है। क्या है? मिक्स है। लेकिन अगर तुम एक काम करो, यहां से ऐसी सी छोटी छोटी टोकरी ले लो, क्या ले लो? ऐसी सी छोटी छोटी टोकरी ले लो, इसके अंदर में तुम पोटैटो रख लो, इसके अंदर में सिर्फ पोटैटो रहेंगे, इसके अंदर में मैंगो रख लो और सिर्फ मैंगो होंगे। बड़ी टोकरी में पहले तुमने मिक्स करके रखा था, अभी क्या करो बेटा, एक टोकरी लो जिसके अंदर में सिर्फ पोटैटो रखो, एक टोकरी लो जिसके अंदर में सिर्फ मैंगो लो,
एक टोकरी लो जिसके अंदर में सिर्फ बनाना रखो, एक टोकरी लो जिसके अंदर में सिर्फ ओनियन रखो, एक टोकरी लो जिसके अंदर में सिर्फ लेडी फिंगर रहेगी। अब अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ कितने पोटैटो हैं, तो तुम क्या करोगे? क्या सारे टोकरी के पास जाओगे या सिर्फ उस टोकरी में जाओगे जहां पे सिर्फ आलू है? बोलो पोटैटो के। तो अगर मान लो इस टोकरी में गए तो क्या तुम्हें अपना टाइम बाकी टोकरी को खोजने में टाइम वेस्ट करना पड़ा? नहीं ना। तो तुम सीधा क्या करोगे? पोटैटो वाली टोकरी में जाओगे और आराम से पोटैटो वाली टोकरी का टोटल देख लोगे कि वहां पे कितने आलू हैं, और आराम से बता सकते हो कि नहीं बता सकते, है ना। तो बेटा ये जो जर्नल आप देख रहे हो, ये जर्नल एक तरह से ये मिक्स्ड वाला है। मतलब इस जर्नल के अंदर में आपके बहुत सारे तरह तरह के ट्रांजैक्शंस है और सब मिक्स हैं। क्या है? अब हमें जैसे हमने यहां पे बेटा इस टोकरी में से सबको अलग अलग करके क्लासिफाई किया कि नहीं किया? सबको अलग अलग हमने बांटा या नहीं बांटा? क्यों बांटा बेटा? क्योंकि अगर हमसे कोई पूछे टोटल निकालना तो मैं आराम से निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा? बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा? तो इसको हमने क्या किया, जो चीज एक बड़ी टोकरी में था सारे मिक्स थे, खिचड़ी पका हुआ था कि नहीं पका हुआ था, हमने क्या किया उसको क्लासिफाई करके सबको अलग अलग करा कि नहीं करा, है ना। तो सेम टाइप के सब्जी को मैंने, सेम टाइप के फल को एक जगह डाला। उसी तरह से अगर ये जर्नल एंट्री जो आपका ये बड़ा वाला टोकरी है तो हमें उसे छोटे छोटे टोकरी में बांटना पड़ेगा, है ना, क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई। इसीलिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासिफाई करना। क्या करना? इसको बोलते हैं क्लासिफाइंग करना। अब मेरे को बताओ ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? और जो यहां पे छोटा छोटा टोकरी हमने बांटा था ना, उसको बेटा यहां पे कहा जाता है लेजर। क्या बोलते हो? लेजर। अभी समझ में आया कि नहीं आया? पहले क्या करते हो बेटा? पहले आप ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन के सोर्स डॉक्यूमेंट बनते हैं, उस ट्रांजैक्शन के सोर्स डॉक्यूमेंट को यूज करके हम लोग सारे जर्नल को रिकॉर्ड करते हैं, और फिर सारे जर्नल एंट्री जहां पे रिकॉर्ड होती है वहां पे सब सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन एक जगह होते हैं, हम उसको क्या करते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाई किसमें करते हो बेटा? लेजर अकाउंट में। क्या करते हो? अब जैसे मान लो आपने अलग अलग लेजर बनाए, जैसे मैंने यहां पे कहा ना, यहां पे लेजर पोटैटो का था, यहां पे लेजर मैंगो का था, यहां पे लेजर बनाना का था, यहां पे लेजर ओनियन का था, तो अलग अलग लेजर बनाया कि नहीं बनाया? तो हमें यहां पे जर्नल एंट्री में भी बेटा सारे सिमिलर टाइप के जर्नल एंट्री को एक अलग अलग अकाउंट में डालना होगा। किसमें डालना होगा? अकाउंट में। उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफाई करना। क्लासिफाई किसमें करते हैं? लेजर में। अब यहीं पे जब आप लेजर बनाते हो तो बेटा इसीलिए देखो हम परचेस लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परचेस लेजर। यहीं पे बेटा हम लोग सेल्स लेजर बनाते हैं, है ना। यहां पे आप परचेस रिटर्न लेजर बनाते हो, फिर यहां पे सेल रिटर्न लेजर बनाते हो, रेंट का अकाउंट बनाते हो, है ना, यहां पे सैलरी के अकाउंट बनाते हो। बोलो ये सब करते हो कि नहीं करते हो बेटा? है ना। तो हमने देखो क्या किया, जर्नल को क्लासिफाई किया डिफरेंट डिफरेंट लेजर में। आज समझ में नहीं है? अब ये जो लेजर आया है ना, अब तुमसे अकाउंटेंट, अगर बॉस तुम्हारा, जो तुम्हारा बॉस है कंपनी का, अगर अचानक आके पूछे कि बताओ तुम्हारे बिजनेस में इस महीने कितना सैलरी पे किया गया, तो तुम सिर्फ क्या करोगे? सैलरी का टोटल तुरंत निकाल के बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? क्या ये जनरल एंट्री में पॉसिबल था? नहीं था बेटा। तो उसको हमें क्या करना पड़ा? क्लासिफाई करना पड़ा। हमने तुरंत क्या किया? सैलरी का टोटल करेंगे और वी कैन इजीली से ना कि इस महीने में हमने कितना सैलरी दिया। अगर तुमसे पूछे कि बताओ इस महीने में कितना परचेस हुआ, तो हम सीधा क्या करेंगे? परचेस का टोटल करेंगे एंड वी कैन इजीली से इस महीने में कितना परचेस हुआ है, राइट। इन द सेम वे अगर तुमसे पूछा जाए सेल कितना हुआ इस महीने में, हम सीधा सेल लेजर को जाएंगे, सेल्स के लेजर में उसका टोटल देखेंगे और बता देंगे हमारा इतना सेल हुआ है। तो इसीलिए हमें क्लासिफाई करना पड़ता है जनरल को, किसमें? लेजर अकाउंट में। आज समझ में नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो बेटा तुम्हें अलग अलग तरह के लेजर अकाउंट मिले, मतलब अलग अलग एक्सपेंस के सिमिलर टाइप ऑफ सिमिलर नेचर के अकाउंट एक्सपेंसेस को हमने अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया, राइट। लेकिन यहां पे अभी हमसे ये अगर बिजनेसमैन पूछ ले कि बताओ मेरा बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, तो क्या मैं बता पाऊंगा? कैसे बता पाऊंगा? सिर्फ मुझे परचेस का टोटल पता है, मेरे को सैलरी मैंने कितना पे किया, मेरा सेल कितना हुआ, परचेस रिटर्न कितना हुआ, सेल रिटर्न कितना हुआ, रेंट कितना हुआ, ये सारे एक्सपेंसेस और इनकम दिखाई दे रहे हैं। बट यहां पे तो मेरे को प्रॉफिट नहीं पता चला। क्या पता चला तुम्हें? प्रॉफिट। अगर तुमसे पूछे कि बताओ इस लेजर अकाउंट को देख के तुम प्रॉफिट बता दो, तो नहीं बता सकते। तुम सिर्फ क्या बता सकते हो बेटा? तुम्हारा परचेस कितने का हुआ है, तुम्हारा सेल कितने का हुआ है, आपने सैलरी कितना दी है, आपका परचेस रिटर्न कितना हुआ है, आपने रेंट कितना दिया है, आपके कैरेज कितने हुए, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के टोटल आप बता सकते हो। बट आपने क्या ये अगर तुमसे पूछे कि बताओ बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, तो बता सकोगे?
इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम हियर? नो। तो जब ये प्रॉफिट और लॉस आप नहीं निकाल सकते तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा, क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और एक स्टेप में ले जाते हैं और इसको समराइज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? समराइज। इसी को बोला जाता है समराइजिंग ऑफ लेजर, समझ में? और जब आप समराइज करते हो बेटा तो यहां पे आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, समझ में कि नहीं है? और जैसे ही आप ट्रेडिंग पीएल यहां पे क्या बनाते हो बेटा, ध्यान दो, आप यहां क्या बनाते हो? पहला ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर क्या बनाते हो बेटा? बैलेंस शीट। और ये जब आप बनाओगे तो यहां से आपको पता चल जाएगा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या बिजनेस में लॉस हुआ। आया समझ में कि नहीं आया? तो देखो स्टेप भी तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ट्रांजैक्शन हुआ, राइट? सारे ट्रांजैक्शन के सोर्स डॉक्यूमेंट बनते हैं, उस सोर्स डॉक्यूमेंट के हेल्प से हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है, जिसको जर्नल्स बोलते हैं। जर्नल दो तरह के होते हैं बेटा, स्पेशल जर्नल और जनरल जर्नल, राइट? उसके बाद क्या होता है, जर्नल्स को हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर टाइप को, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना मतलब क्लासिफाई करना, राइट? जैसे ही आपने क्लासिफाई कर लिया तो क्या यहां से आपका प्रॉफिट और लॉस निकल पाया? नहीं निकल पाया। तो इसीलिए उसको फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या किया गया, उसको समराइज किया गया। और जब हम समराइज करते हैं तो हमारा क्या अकाउंट बनता है? ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। और जैसे ही आप समराइज करो बेटा तो यहां से आपके क्या निकलेंगे? प्रॉफिट या लॉस निकल जाएंगे, राइट? समझ में नहीं है? अब देखो जैसे ही प्रॉफिट और लॉस निकल गया तो क्या आपकी कहानी खत्म? नहीं बेटा, ये कहानी खत्म नहीं हुई है। क्यों? अब देखो यहां पे प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, है ना? दोनों में से एक ही निकलेगा। हो सकता है जो आपकी प्रॉफिट है वो कम निकल रही हो, यस और नो? प्रॉफिट तो कम भी निकल सकती है, या ज्यादा निकली, या जितना निकलना चाहिए था उतना नहीं निकली होगी। तो हमको ये जानना पड़ेगा, है ना? तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? इसके बाद होता है इंटरप्रेटिंग। क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटिंग। नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरप्रेट करना। अब आप इसको क्या करते हो? इंटरप्रेट करते हो, है ना? इंटरप्रेट करना का मतलब है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एनालाइज करना। क्या होता है बेटा? एनालाइज। अब एनालाइज करते हैं। जब आप इंटरप्रेट कर लिया आपने, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, क्यों हुआ, तो आप उसको पूरी तरह से क्या करोगे? अब एनालाइज करोगे। एनालाइज क्या करोगे भाई? कि एनालाइज ये करना है कि हमारा प्रॉफिट लो क्यों है, रीजन ऑफ लो प्रॉफिट, रीजन ऑफ लो प्रॉफिट, बहुत सारे चीज डिटेल्स उसके एनालाइज करोगे कि आपके बिजनेस का ग्रोथ उतना हुआ तो नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ। एवरी स्मॉल डिटेल्स यू आर गोइंग टू एनालाइज फॉर द होल ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस। समझ कि नहीं है? जैसे ही आपने एनालाइज कर दिया बेटा, आपको पता चल गया कि आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है या लॉस है ये कम क्यों आया, या जितना आना चाहिए था उतना क्यों नहीं आया। नाउ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। जैसे ही आप इसको एनालाइज करोगे तो खाली क्या ऐसा होगा कि जान लेने के बाद कि क्यों प्रॉफिट लॉस कम आया, बेसी आया, बस सो जाओगे? अरे भाई इसको क्यों बनाया? आपने कुछ मकसद से बनाया होगा। अगर बनाया है तो पहले जब जान जाओगे तो उसका प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन खोजने का कोशिश करोगे ना। तो सॉल्यूशन खोजोगे कब? जब जिसको जरूरत है इसको बताने का उसे आप बताओगे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा कम्युनिकेशन। क्या आता है? कम्युनिकेशन। तो अब इसके बाद आप करते हो कम्युनिकेशन। बोलो हाँ या ना? अब इसको क्या किया आपने? कम्युनिकेशन किया। किसको किया कम्युनिकेशन बेटा? कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट बोल सकते हो या यूजर ऑफ अकाउंट बोल सकते हो। हाँ, मैनेजमेंट को बोल सकते हो या यूजर ऑफ अकाउंट बोल सकते हो। यूजर ऑफ अकाउंट, जो लोग इसको यूज करते हैं। मैनेजमेंट यूज करता है कि नहीं करता है बेटा? तो इसको आप क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो। ऐसे में कि नहीं है? तो ये जो आपने सारे सिस्टम देखे यहां से यहां तक, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? तो ये आपने जो अभी देखा, पहले क्या करते हो बेटा? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के क्या बनाए जाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। और जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट हो जाता है तो क्या करते हो? उसे आप रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हो बेटा? उसे क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई करने से क्या आपका प्रॉफिट लॉस निकला? नहीं निकला। फिर उसे आप क्या करते हो? समराइज करते हो। जब आप उसको समराइज करते हो तो आपका प्रॉफिट और लॉस निकल जाता है। लेकिन भैया प्रॉफिट और लॉस निकलने के बाद तो हमको ये जानना होगा ना कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कम बेसी क्यों हुआ, है ना? उसके बाद इंटरप्रेटिंग करते हैं और देन एनालाइज करते हैं, राइट? और जब आपने सारी चीजें एनालिसिस कर ली अपने अकाउंटिंग के बारे में, तो उसे आप क्या करते हो? कम्युनिकेट करते हो। किसे कम्युनिकेट करते हो? हु आर द यूजर ऑफ अकाउंट।
अंडरस्टूड? एक बिजनेस का यूजर ऑफ अकाउंट कौन होता है? उसका बिजनेसमैन होता है, उसका मैनेजमेंट होता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, या यूजर ऑफ अकाउंट्स होता है ना? वो सारे लोग उसको उसका इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ऐसे में कि नहीं है? तो अब आ जाओ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या बेटा? अभी जो हमने सीखा, अकाउंटिंग क्या है बता सकते हो आप? अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस, यस, वेरी गुड, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, बोलो बोलो, recording, क्लासिफाइंग, summarizing, analyzing, and क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing, and analyzing and communicating business, financial information to the यूजर ऑफ अकाउंट बोल सकते हैं या मैनेजर भी बोल सकते हैं, टू द यूजर ऑफ अकाउंट्स। समझ में कि नहीं है? तो हमने क्या सीखा? अकाउंटिंग है क्या बेटा? अकाउंटिंग क्या करते हो आप? इज अ रिकॉर्डिंग। आप यहां देखो रिकॉर्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ट्रांजेक्शन को? तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। एनालाइज के बाद क्या करते हो? कम्युनिकेटिंग टू द यूजर ऑफ बिजनेस। क्या क्या कम्युनिकेट करते हो? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को करते हो। आया समझ में कि नहीं है? यहां तक क्लियर हुआ कि अकाउंटिंग क्या होता है बेटा, ट्रांजैक्शंस क्या होता है? एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? तुझे क्लियर है एवरीवन? नाउ जैसे आप ये कर लेते हो बेटा, तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा? हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शंस जैसे ही होगा उसे क्या करना है बेटा? रिकॉर्ड करोगे। और जब रिकॉर्ड करते हो तो आप क्या बनाते हो? जर्नल एंट्री बनाते हो ना? बोलो हाँ या ना? जर्नल एंट्री बनाते हो। अब देखो बेटा, जब भी आप जर्नल एंट्री बनाओगे, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के दो एस्पेक्ट्स होते हैं हमेशा। तो जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने का दो एस्पेक्ट्स होता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। समझ में कि नहीं है? क्लियर हो ना? अच्छा, अब जब आप ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो बेटा, जब हम ये रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, इसको दो तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। दो मेथड है। क्या मेथड है? दो। एक होता है मॉडर्न अप्रोच और दूसरा होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। एक होता है बेटा आपका मॉडर्न अप्रोच और दूसरा होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका है, दो मेथड्स है। एक हम लोग मॉडर्न वाला करेंगे और दूसरा हम लोग करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है ना? अभी देखो हम लोग सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच सीखते हैं। मॉडर्न अप्रोच को किस तरह से सीखा जाएगा, ध्यान में रखना इसको। ओके, तो मॉडर्न अप्रोच में देखो हम लोग चार चीजें देखते हैं बेटा। मॉडर्न अप्रोच में 4 चीजें, हमें 4 चीजें देखनी है। एक देखना है एसेट, दूसरा देखना है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तीसरा देखना है इनकम और चौथा देखना है लायबिलिटी। राइट? अभी हम लोगों ने सीखा बेटा कि एसेट्स क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, लायबिलिटी। समझ में आया तुझे क्या है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ओके, अब देखो हमेशा याद रखना, मैंने कहा हर जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए दो एस्पेक्ट्स होते हैं। कितने एस्पेक्ट्स? दो। एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। हमेशा याद रखना, बिजनेस में हमने 4 चीजें बताई, एसेट, एक्सपेंस, इनकम और चौथा हमने बताया लायबिलिटी। इसको ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आएगा पूछना। कितने 4 चीजें मैंने कहा बेटा? एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी। अगर तुमसे पूछें कि नेचर ऑफ एसेट्स क्या होता है, तो बोलोगे सर डेबिट होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ एसेट्स? डेबिट। और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। तो मतलब जब भी कोई एसेट और एक्सपेंस तुम्हें दिख रहा है तो नॉर्मली समझोगे कौन सा आइटम है? तो हर एक अकाउंट या इधर डेबिट होता है और इधर क्रेडिट होता है। तो एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी है। इन चारों को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला 2 एसेट और एक्सपेंस को कौन सा आइटम माना गया है? डेबिट आइटम। इनकम और लायबिलिटी को बेटा कौन सा आइटम बोला गया है? क्रेडिट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनकम कौन सा आइटम है, तो बोलोगे सर क्रेडिट, और लायबिलिटी कौन सा आइटम है? क्रेडिट आइटम है। एज पर मॉडर्न अप्रोच, इसको ध्यान में रखना,
जब भी बिजनेस में तुम्हें लगता है एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स कौन सा आइटम होता है बताओ मेरे को? डेबिट आइटम होता है। जब भी उसका वैल्यू बिजनेस में बढ़े तो उसको हमेशा याद रखना डेबिट करना है, और जब भी उसका वैल्यू अगर डिक्रीज होता है तो उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। एक्सपेंसेस में आते हैं। एक्सपेंसेस का भी सेम आइटम है। एक्सपेंसेस नॉर्मली डेबिट होता है, ऑलवेज डेबिट होगा। जब अगर कभी हमें एक्सपेंस को कैंसिल करना है तभी उसको क्रेडिट करना होता है। तो नहीं तो बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस हो रहा है तो एक्सपेंस को जब भी देखो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इनकम को जब भी देखो तो बेटा क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। समझ में कि नहीं है? लेकिन अगर उसे कैंसिल करना है तब क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। कैंसिल करते वक्त आपको सिर्फ उसका एक्सपेंस है, अगर डेबिट आइटम है तो उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि एक्सपेंस कौन सा आइटम है, बोलोगे सर डेबिट आइटम। इनकम कौन सा आइटम है? क्रेडिट आइटम। लायबिलिटी कौन सा आइटम है? क्रेडिट आइटम। जब भी तुम्हें लगे कि बिजनेस में इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी, तुम्हारे सर पे कर्जा बढ़ रहा है, बर्डन बढ़ रहा है ना, तो तुम्हारे लिए लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, तो उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। अगर तुम्हारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसे क्या करना है बेटा? डेबिट करना है। ऐसा में चलो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा एसेट डेबिट आइटम, जैसे यहां पे देखो, पहला मैंने यहां पे केस बताया। देखो तुमने परचेस बिल्डिंग, तुमने यहां पे बेटा बिल्डिंग खरीदी। क्या खरीदा? बिल्डिंग खरीदा, राइट। तो जैसे तुमने बिल्डिंग खरीदा तो ऑब्वियस बात है बिल्डिंग तुमने खरीदा होगा। जब बिल्डिंग खरीदा तो पैसे दिए होंगे, हाँ या ना? फ्री में तो बिल्डिंग नहीं आया होगा ना, तो तुमने खरीदा होगा तो क्या होगा? बिल्डिंग से पैसे, बिल्डिंग आई होगी और पेमेंट आपने किया होगा। तो दो चीजें यहां पे इन्वॉल्व हुई कि एक हो गया आपका बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, क्या हो गया बेटा? बिल्डिंग, और दूसरा हो गया बैंक से आपने पैसे दिए, है ना। अब मैं तुमसे पूछूं बिल्डिंग तुम्हारे लिए क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी? अभी मैंने बताया एसेट है। तो बेटा आपने इसको एसेट सीखा, अभी हम पूरा जनरली अलग से सीखेंगे। अभी जस्ट मैं बताना चाहता हूं इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बस इतना समझो, है ना। बिल्डिंग आपने खरीदी तो आपका बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा? बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है ना। मान लो पहले तुम्हारे पास 2 लाख का बिल्डिंग था, अभी तुमने और खरीदा तो तुम्हारे पास 4 लाख की और बिल्डिंग आ गई। तो जब बिल्डिंग आपने खरीदा तो बिल्डिंग का वैल्यू बिजनेस में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अच्छा, बैंक भी तो तुम्हारा एसेट ही है ना बेटा, आपने इसको पे किया है, तो ये डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ, है ना। तो अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था? एसेट डेबिट बैलेंस है, बढ़ेगा तो उसे क्या करना है बेटा? और जब घटेगा तो क्या करना है? तो देखो बिल्डिंग का वैल्यू यहां बढ़ रहा है तो इसे आपको डेबिट करना है कि नहीं, और बैंक तुम्हारा एसेट है कि नहीं है, यहां पे ये डिक्रीज हो रहा है तो इसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। इसीलिए मैंने यहां पे कहा था बेटा एसेट डेबिट बैलेंस है, जब बढ़ेगा तो आपको क्या करना है? डेबिट करना है, और डिक्रीज होगा तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं वापस लायबिलिटी में आता हूं, बाद में एक्सपेंस की बात करूंगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बेटा लायबिलिटी में। लायबिलिटी का यहां पे ध्यान से देखना, मैंने कहा लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है। जब भी तुमसे पूछे लायबिलिटी कौन सा आइटम है, नेचर क्या है उसका? क्रेडिट बैलेंस है। क्या है नेचर? क्रेडिट बैलेंस। जब बढ़ेगा तो क्या करोगे? क्रेडिट, और डिक्रीज होने से क्या करोगे? याद रहेगा, इतना ही याद रखना। मॉडर्न अप्रोच इतना ही बोलता है और ज्यादा नहीं, ठीक है ना। मॉडर्न अप्रोच तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन। एक टॉपिक है जो हम आगे जाके करेंगे, ठीक है ना। अब देखो लायबिलिटी, अब तुमसे मैं पूछूं, यहां देखो इसको भी समझते एग्जांपल। पहला एग्जांपल देखो, लोन टेकन ₹10,000। अब देखो तुमने किसी से लोन लिया है बेटा, है ना, लोन लिया है। तो लोन जब लिए होगे तो आपको लोन के बदले में क्या मिला होगा? पैसे मिले होंगे। तो आपके पास पैसे एक आए, और ये पैसे जो तुम्हारे पास आ रहे हैं लोन के तौर पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बोलो हाँ या ना। तो दूसरा नाम एक बैंक हो गया, दूसरा क्या हो गया? लोन हुआ ना बेटा। अब मुझे बताओ, आपको पैसे मिले बैंक में, ये लोन आपने लोन लिया तब तो पैसे आए, यस और नो। तो ये जो लोन का पैसा है आपको लोन वापस चुकाना है या नहीं चुकाना है ना। और मैंने क्या कहा था, लायबिलिटी होती क्या है? लायबिलिटी मतलब होता है तुम्हारे लिए बर्डन, जो आपके फ्यूचर में किसी को वापस करनी है, फ्यूचर में जब आपको पे करनी है। एनी अमाउंट विच यू नीड टू पे टू समवन इन फ्यूचर इज नोन एज लायबिलिटी। जो आपके सर पे टेंशन हो, क्या हो, वही तुम्हारे लिए लायबिलिटी है ना। जैसे मान ले तूने अपने फ्रेंड से लोन लिया, उधार लिया, बोला बहन दोस्त हमको 1,000 रुपया दे, मैं तुझे 2 दिन बाद दूंगा, है ना, या 4 दिन बाद दूंगा। तूने 1,000 ले लिया, तेरा फ्रेंड तुम्हारा दे भी दिया, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, चुकाने का टाइम आया तो तुम उसका फोन ही नहीं उठा रहा है ना, फोन ही नहीं उठा रहा, फोन पे फोन कर रहा, दूसरा नंबर ब्लॉक कर दिया। अब क्या हुआ, तेरे को जब भी उसका फोन देखती थी तो तेरे को टेंशन आने लगता था कि पैसा मांगेगा,
है ना। तुम रास्ते में जा रही, तुम्हारा वो दोस्त मिल जाएगा कहीं रास्ते में, दूर से आता हुआ दिखेगा, तो तुम क्या करेगा, उससे जाके गले में मिलोगे या चुरा के भाग जाओगे, रास्ता छोड़ के भाग जाओगे ना। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा? बिकॉज आपको उसको देखने से क्या पड़ रहा है, टेंशन आ रहा है ना। क्यों आ रहा है टेंशन? बिकॉज आपके सर पे क्या हो गया, कर्ज आ गया। कर्ज मतलब क्या हो गया, लायबिलिटी, जो आपको फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे अगर आपने लोन लिया है तो आपके बैंक में पैसे आए, हाँ या ना। हाँ। बैंक में पैसा लोन की वजह से आया कि नहीं आया, तो ये लोन आपको वापस करना है कि नहीं करना है। तो जो